नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जो कि औरो टॉपिक हो गया और टॉपिक बाकी है। तो उसमें आज करेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान और विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन। पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, इसका कुछ ट्रिक भी बताए गए हैं जो याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। गले से 5 हिस्से वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे होता है? तो गले के 5 हिस्से होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ को शॉर्ट में के कहते हैं, तालु को टी कहते हैं, मूर्धा को एम, दंत को डी और ओष्ठ को ओठ ओ। उसके बाद देखिए, तो इसको याद करने का ट्रिक हो गया के टी एम डी ओ, ऐसे याद कर सकते हैं। उसका बाद देखिए, उसके बाद उच्चारण स्थान देखिए इसका। स्पर्श व्यंजी पूछे, स्पर्श व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कितना है? तो टोटल 25 है, जो कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। नासिक के व्यंजन पूछे, तो नासिक के व्यंजन सभी वर्ग के पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाता है। अंग, क वर्ग में अंग हो गया, च वर्ग में य, ट वर्ग में न हो गया, त वर्ग में न और प वर्ग में म। हर वर्ग का यानी कि सभी वर्ग के पंचम वर्ण को नासिक के व्यंजन कहते हैं। नासिक के व्यंजन का नाक से बोले जाते हैं, इसका उच्चारण अधिकतर नाक से होता है, इसी वजह से इसको नासिक के व्यंजन कहते हैं। सघोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं? ये पहले भी बताए हुए हैं, जो कि पिछले वीडियो में है। यहाँ पर आपको रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो देखिए, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है और हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है, जो कि क वर्ग में हो गया क ख, ये हो गया अघोष, और सघोष पूछे तो ग घ अंग, ये हो गया सघोष। उसके बाद देखिए, वत्सर्य वर्ण दंत मसूरा से बोलते हैं, स दंती स र ल और न, ये हो गया वत्सर्य वर्ण। उसके बाद देखिए, हो गया कंठ, यहाँ हो गया के टी एम डी ओ, के से हो गया कंठ, टी से हो गया तालु, एम से हो गया मूर्धा या मूर्धन्य, डी से दंत्य और ओ से ओष्ठ्य, के से कवर्ग और टी से हो गया तालु से चवर्ग, डी से दं एम से हो गया मूर्धा तवर्ग और डी से हो गया दंत्य तवर्ग और पी से हो गया पवर्ग होता है ओष्ठ से, ओ से हो गया पवर्ग। तो इसको शॉर्ट में याद कीजिएगा। तो इसका याद करने का तरीका के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ्य। उसके बाद देखिए, तालव्य से कौन कौन से बोलते हैं? तो तालव्य से तो एक हो गया चवर्ग बोलते हैं, और एक य और तलावे श, ये तालु से बोलते हैं, तालव्य से बोलते हैं। उसके बाद देखिए, मूर्धन्य से कौन कौन से वर्ण बोलते हैं? तो मूर्धन्य से हो गया टवर्ग और र और मूर्धन्य से हो गया मूर्धन्य से। दंत से कौन कौन सा वर्ण बोलते हैं? तो दंत से हो गया तवर्ग, उसके बाद ल और दंती से हो गया दंत से। उसके आगे देखिए, व का उच्चारण स्थान हो गया दंतोष्ठ्य, यानी कि दांत और ओष्ठ से। ह का उच्चारण स्थान हो गया कंठ्य, कंठ, जो कि कंठ से बोलते हैं ह का उच्चारण स्थान। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ बना हुआ है क मूर्धन्य स से, और त्र बना है त और र से, ज्ञ हो गया ज य से, और श्र हो गया तलावे श र से। टोटल ये 4 संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद देखिए, कंठ, कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो कंठ में हो गया अ आ विसर्ग और कवर्ग, कंठ वर्ण है, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, इसका शॉर्ट में के। उसके बाद देखिए, तालु, तालु से हो गया ई और य स और चवर्ग, ये सब तालव्य वर्ण हो गया। तालव्य का होता है टी। मूर्धा से र, मूर्धन्य स, री और टवर्ग। मूर्धा से हो गया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एम। दंत का होगा तलावे स, सॉरी, दंत का हो गया ल और मूर्धन्य स प्लस में टवर्ग, ये हो गया दंत का। तो दंत क्या हो गया डी।
ओष्ठ का हो गया पवर्ग और उ। ओष्ठ का हो गया तो इसको हो गया ओ। उसके बाद दंत और ओष्ठ से व हो गया, कंठ और तालु से ए और ए है। ए बना हुआ है अ और ई के मिल से दोनों को ऐड करके बनाया गया ए, और आ और ई से बना हुआ है ए। एक ही वर्ण को देखे अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं। यहाँ पे हो गया र। र को किस किस नाम से पुकारते हैं? र को हम बोलते हैं सघोष, अल्प प्राण, मूर्धन्य वर, लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन और वत्सर्य व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और कंपन जात व्यंजन। ये सारे नाम हम र को कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए सघोष। ह को क्या क्या बोलते हैं? यहाँ पर अब ह है, ह का भी उच्चारण स्थान अलग अलग व्यंजन या वर्ण से पुकारते हैं। तो कौन कौन सा वर्ण और व्यंजन है, तो देखिए सघोष हो गया महाप्राण, ककल्य वर्ण, संघर्षी व्यंजन कहते हैं, संघर्षी वर्ण कहते हैं और कंठ ध्वनि भी कहते हैं ह को, और सघोष महाप्राण भी कहते हैं। शहीद अल्ली जीहा वर्ण है, उष्म ध्वनि है और स्वर तंत्रीय वर्ण है और हृदय वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये सारे नाम हम ह को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का क्या होता है? विराम चिन्ह का परिभाषा है, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, यानी कि रुकना। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए, कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है, रुकता है, उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। कुछ उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है रोको मत जाने दो। उसके बाद और नेक्स्ट देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं। देखिए दूसर का हो गया एक उदाहरण रोको मत जाने दो और दूसरा उदाहरण है रोको मत जाने दो। उक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि विराम चिन्ह के प्रयोग में भिन्नता में अर्थ परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद विराम चिन्ह के प्रकार देखिए कौन कौन से हैं। तो हिंदी में निम्न विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। अल्प विराम तो कॉमा, अर्थ विराम ऐसे इसका चिन्ह होता है, अपूर्ण विराम उप विराम कहते हैं विसर्ग को। पूर्ण विराम हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह को संकेत है। संबोधन चिन्ह का प्रयोग हम ऐसे करते हैं, विस्म सूचक चिन्ह का ऐसे है, और अवतरण चिन्ह का अवतरण चिन्ह या उद्वरण चिन्ह इसको कहते हैं, इसे लिखते हैं डैश देकर। इकहारा को एक एक देंगे तो इकहारा और दो दो देंगे तो दोहरा। योजक चिन्ह या समास चिन्ह इसको कहते हैं हाइफन को। निर्देशक चिन्ह हो गया। उसके बाद विवरण चिन्ह, हंस पद या विस्मरण चिन्ह, संक्षेपण या लाघव चिन्ह, तुल्य सूचक समता सूचक चिन्ह, दो नाम से पुकारते हैं बराबर को। और कोष्टक चिन्ह हो गया। उसके बाद आगे देखिए कौन कौन से है। तो लोप चिन्ह हो गया, लोप चिन्ह, इति श्री समाप्ति सूचक चिन्ह, विकल्प चिन्ह, उसके बाद पुनरुक्ति चिन्ह, उसके बाद तारक चिन्ह। तारक चिन्ह को हम तारक या पद चिन्ह कहते हैं स्टार को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, ल को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो देखिए कौन कौन से नाम से जानते हैं। तो ल को बोलते हैं सघोष, अल्प प्राण, दंत्य, वत्सर्य व्यंजन, कंपित व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और पाशविक व्यंजन। इस सारे नाम हम ल को बोलते हैं। उसके बाद देखिए विकसित व्यंजन किसको कहते हैं, अड़ और ध। ये हो गया विकसित व्यंजन। द्विज या द्वितीय व्यंजन इसको बोलते हैं तारणजात व्यंजन, गौण व्यंजन कहते हैं, अड़ को महाप्राण भी कहते हैं और इसको अंग को अल्प प्राण कहते हैं। इसको द्विस्परी व्यंजन कहते हैं, स्पृश्य उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, संकर व्यंजन, नवीन व्यंजन और आधुनिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए आप देखेंगे अल्प प्राण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग के आधार पर हम अल्प विराम को अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि निम्न है। तो कैसे कैसे करते हैं, तो देखिए वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने में अल्प प्राण का अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे।
यहाँ पर क्या हो गया, तो अल्प विराम का प्रयोग किए हैं। उसके बाद दूसरा में देखिए, वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण हो गया, हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे, यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग है। तीसरा में देखिए कैसे करते हैं, जो कि 5 से 6 बताएंगे इसका उदाहरण। उसके बाद देखिए तीसरा में करते हैं, दो उपवाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग न किए जाने पर भी दो उपवाक्यों को अलग करने में अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण है, अब्दुल ने सोचा अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। उसके बाद चौथा है, वाक्य में मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्यों आने पर भी उपवाक्यों को अलग करने में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण देखिए, यह बात यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था। पांचवा उदाहरण देखिए, उद्धरण चिन्ह के पूर्व ही उपवाक्यों को अलग करने में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, ये क्या है, तो अल्प विराम का यहाँ हम प्रयोग करते हैं। छठा देखिए, समय सूचक शब्दों को अलग करने में उपवाक्यों को अलग करने में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण है, कल गुरुवार दिन यानी कि डेट 20 मार्च से परीक्षा प्रारंभ होगी, यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब देखेंगे अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। प्रयोग के आधार पर हम अर्ध विराम को अच्छे से समझेंगे, जो कि वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्प विराम या अल्प विरामों का प्रयोग हुआ है, वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण दिया गया है। इसका उदाहरण में देखिए, ध्रुव स्वामिनी में एक और ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा आदि स्त्री पात्र है, तो दूसरी ओर रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी आदि पुरुष पात्र है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, जब एक ही प्रधान उपवाक्यों पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो, वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण है, सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और प्रांत ब्राह्मण को चल पड़ा, ये सब क्या है, तो अर्ध विराम का प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोध करने पर कथन प्रकट करने वालों को उपवाक्यों के बीच में वहां पर भी अर्ध विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण है, जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। चौथा पॉइंट है, विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग भी होता है। इसका उदाहरण है, मेहनत ही जीवन है, आलस्य की मृत्यु। उसके बाद हम देखेंगे अपूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। प्रयोग के आधार पर अपूर्ण विराम का प्रयोग कैसे करते हैं, तो देखिए, समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो तो अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण है, छोटा सवाल बड़ा सवाल, यहाँ पर क्या हो गया था, अपूर्ण विराम का प्रयोग है। परमाणु विस्फोट यानी कि मानव जाति का भविष्य। उसके बाद देखिए, पूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं साधारण मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण है, दिव्या त्रिपाठी खाना खाती है, यहाँ पर क्या हुआ, तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। यदि राम पढ़ता है तो अवश्य उत्तीर्ण होता है, यहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। योगेश पढ़ेगा किंतु आकांक्षा खाना बनाएगी, यहाँ पर भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। कुछ अन्य उदाहरण है, अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। और तीसरा हो गया, काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई के चरणों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, यहाँ पर क्या है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग हम किए हैं। उसके बाद देखिए, कुछ नोट में इसका दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट बात है, अंग्रेजी तथा मराठी के प्रभाव के कारण कुछ विद्वानों ने केवल बिंदी, इसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं, इसका प्रयोग करने लगे, किंतु हिंदी की प्रकृति के अनुसार खरी पाई का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा गलत माना जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रश्न सूचक का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, तुम कहाँ रहते हो, उनकी पुस्तक किसने ली, यहाँ पर क्या है, तो प्रश्न सूचक का उदाहरण है। दूसरा पॉइंट है, एक ही वाक्य के कई प्रश्न उपवाक्यों
हो, सभी एक ही प्रधान उपवाक्यों पर आश्रित हो, तब प्रत्येक उपवाक्यों के अंत में अल्प विराम का प्रयोग करने के बाद सबसे अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, गोविंद क्या खाता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, यह तुम क्यों जानने की इच्छुक हो। तो ये सब क्या है, यहाँ पर हम प्रश्न वाचक उपवाक्य का हम प्रयोग किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है संबोधन चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं। जब किसी को पुकारा या बुलाया जाए तो वहां संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण देखिए, हे प्रभु, अब यह जीवन रूपी नौका तुम ही से पार लगेगी। दूसरा है मोहन इधर आओ, तो यहाँ पर संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग। तो विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग है हर्ष, शोक, हर्ष, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक का प्रयोग होता है। उदाहरण है वाह क्या ही सुंदर दृश्य है। इसका उदाहरण है हाय अब मैं क्या करूं। इसके बाद है अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। ये सब क्या है, तो विस्मय सूचक का उदाहरण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन और कुछ थ्योरी बचा हुआ है, कुछ थ्योरी करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।